गौहर के अब्बू के तो दिल में शक बैठ गया है कि नरगिस हमें सिखाती पढ़ाती है। नरगिस हमारी उस्तानी बन गई है। अच्छा बड़ी अम्मी, अब हम चलते हैं। अगर हम घर में नहीं मिलेंगे तो खामखा गौहर के अब्बू हमसे लड़ाई करेंगे। जिंदगी दोज़ख कर दिया है हमारी। हाँ, अब तुम जाओ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे भगवान, 4 दिन होली के बाकी हैं और शहर में दंगा फसाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फसादी तो फसाद करके भाग जाते हैं। अब शरीफ बच्चों को पकड़ पकड़ कर पुलिस बंद कर रही है। अब बताओ, ये हाल है। ए जी, अब होली दिवाली तो तबे न मनाया जाएगा जब पूरे देश से दंगा फसाद खत्म हो जाएगा। वो तो राम जी की कृपा से लखनऊ में दंगा फसाद खत्म हो गया है। बाकी पूरे देश में तो अभी चलिए रहा है ना जी। मगर भगवान जी चाहेंगे तो पूरे देश में भी शांति हो जाएगा। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि काका तैयारी करना है? अरे करना क्या है, होली में मेहमान आएंगे, आप होली की तैयारी कर लीजिए। वैसे तो मैंने आने वाले मेहमानों की और पकवानों की लिस्ट तैयार कर ली है। आप जरा सुनिए। अब देखिए, पुआ के लिए और गुजिया के लिए शक्कर, मैदा, खोआ और सब मेवा। दही बड़ा के लिए दही, उड़द की दाल वगैरह वगैरह है। और ठंडाई के लिए गुलाब जल, दूध और मेवा। और हाँ, ये गुलाल और गुलाब का फूल जरूर ले लीजिएगा। अरे आप जो जो सामान कहेंगी हम वो सब सामान मंगवा लें। और हाँ, उस दिन मैंने नरगिस को, शहीदन को भी बुला लिया है। नरगिस से दही बड़ा बनवाऊंगी। अरे आपने बहुत अच्छा सोचा। मैं ये सोच रहा हूँ कि गांव से अपनी बड़ी भौजाई को बुलवा लूं। ठीक है, अगर भाभी को बुलाएंगे ना तो हम चले जाएंगे डिप्टी साहब के यहाँ। वो क्यों? अरे हमारे बड़े भाई की बीवी हैं, विधवा हैं, हमारी भाभी हैं। अगर वो नहीं आएंगी और तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा लगेगा। वो आएंगी ना तो हर समय ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हर बात में दखल करेंगे और हमको मनहूस और बाज बोलेंगे। और तो और मेरे हाथ का पानी नहीं पिएंगे। हुआ झूठ इतना कि बाप रे बाप, हर समय रीति रिवाज सिखाती रहेंगी। अरे भगवान, आएंगी 2-4 दिन रहेंगी और चली जाएंगी। अगर त्योहार पर सगे संबंधी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? ठीक है, बुलाना हो तो बुलाइए, मगर मैं कह देती हूँ मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अरे मुझे औलाद नहीं हो तो क्या ये मेरा दोष है? अरे आप उनकी बातों को दिल पे क्यों लेती है? कभी मैंने कुछ आपको कहा है? नहीं, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा और ना ही आपके परिवार वालों ने कहा। बाकी आपकी भौजाई की कड़वी बात सुनकर ना कभी कभी मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के मायके चली जाऊं। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनके स्वभाव को जानता हूँ, मगर क्या करूँ, वो हमारी बड़ी है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना पड़ता है। आपसे बड़ी है ना, आप उनको सम्मान दीजिए, इज्जत कीजिए। बाकी एक बात बता दे, होली रात को जलाई जाती है ना, मगर वो आएंगी ना तो सारे दिन मेरा दिल जलाती रहेंगी, मुझे ताने मारती रहेंगी। आपको पता है, हम तो चाहे तो उनको भी वैसा ही जवाब दे सकते हैं। बाकी आपकी वजह से हम चुप रहते हैं। आप कहते हैं ना कि सम्मान देना चाहिए बड़ों का, बाकी सम्मान पाने के लिए सम्मान करना भी पड़ता है, पर वो तो सबको अपमान करती रहती है। अरे मैं जानता हूँ कि भौजाई गलत है, मगर भगवान, क्या तुम भी गलत हो जाओगी? आपको पता है, एक दिन वो कह रही थी कि मिश्रा जी की दूसरी ब्याह करा देंगे ताकि उनको अपने परिवार का वारिस मिल जाएगा। तो क्या मैंने शादी कर ली? अगर आप कर लेते तो हम तो रो रो के मर जाते। अरे भौजाई अगर हमसे कहती कि दूसरी शादी कर लो तो क्या हम दूसरी शादी कर लेते? अगर कर लेते तो? अरे मिश्राइन, मैं अब भाभी को नहीं बुलाऊंगा। अब तुम होली का भरपूर आनंद लो और खुश हो जाओ। उम्र दराज तवाइफों के पास दौलत बहुत होती है। अगर किसी आशिक पर खर्च न किया गया हो
अरे अब आपको क्या बताएं मौलवी साहब, दिलअफ़ज़ा जान बहुत ही कंजूस है। बड़े बड़े रईसों को अपने हुस्न का जलवा दिखाकर अपने दर का भिखारी बना चुकी है। बहुत दौलत होगी उसके पास। आप 2 मिनट मेरी बात सुनिए। कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि दिल तो वो मुझ पर लुटाती है, अपनी दौलत भी मेरे हवाले कर दे। और इस बार ऐसी ताबीज बनाइएगा कि जो भी मैं उससे कहूं सिर्फ वही सुने, और जो मैं उसे दिखाऊं वो सिर्फ वही देखे। बस एक बार आप मेरी मुलाकात उससे करवा दीजिए। आइए। कौन है? अरे मैं लाडले। आइए आइए। आइए आइए, तशरीफ लाइए। दिलअफ़ज़ा जान, देखो मैं तुम्हारे लिए किसको लाया हूं। मिर्जा साहब, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? अब आप भी हमारे लिए ग्राहक लाने लगे? अरे नहीं नहीं, शहर के बहुत पहुंचे हुए आलिम हैं। अच्छा अच्छा, आलिम साहब तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका? दिलअफ़ज़ा जान। अरे 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 अरे, जान तो तुम सिर्फ मेरी हो, इनके लिए तो सिर्फ दिलअफ़ज़ा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि अपने खतरे वाले मौलवी साहब हैं ये। फाल ताबीज में पूरे शहर में बड़ा नाम है इनका, और इनके शक्कर पानी की भी बड़ी करामात है। आप बड़े मन चले लगते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं? ऐसी सोहबत में पहली बार आया हूं। उसमें क्या हुआ? वैसे हर आदमी यहाँ पहली बार ही आता है, और फिर आते जाते आदत पड़ ही जाती है। वैसे क्या बताऊं मौलवी साहब, जब से मुल्क की तकसीम और आजादी की बात चल रही है, हमारा तो कारोबार ही चौपट हो गया है। बस आप ऐसी ताबीज दीजिए जिससे मेरा कारोबार फिर से चमक उठे। इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं आपको ऐसा शक्कर पानी पढ़कर दूंगा जिसे आप दिन में 2 बार पिएंगी और हमेशा जवान रहेंगी। और अपने ग्राहकों को भी पिलाइए। वैसे आपका कारोबार क्या है? दर्द दिल की दवा बेचती हूँ। वैसे बूढ़े को दामन की हवा दे दूं तो वो भी जवान हो जाए। लाहौल विला कुव्वत। दिलअफ़ज़ा, अब तुम जाओ, बातें ही करती रहोगी या फिर कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी मौलवी साहब को? क्या लेंगे आप, शबाब या शराब? लाहौल विला कुव्वत। ये आप कहाँ ले आए मुझे लाडले? आलिम साहब तशरीफ रखिए, मैं अभी आई। आप तशरीफ रखिए आलिम साहब, तशरीफ रखिए। गौहर के अब्बू, आप 4 दिन से कहाँ थे? हम तो परेशान हो गए। बच्ची को तन्हा छोड़कर हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पड़ोसी तो कह रहे थे पुलिस में रपट करा दो, झाड़ू फिरे जमाने को। हमें पता चला है कि आप आवारा गलियों में घूमते हैं। तुमसे पहले भी कह चुका हूं नसीमा, और फिर कह रहा हूं, ये मेरा घर है। मेरी जब मर्जी होगी मैं आऊंगा और जब मर्जी होगी जाऊंगा। तुम मेरी बीवी हो, बस मेरा हाकिम बनने की जुर्रत मत करो। हमें कोई बता रहा था कि आप दिलीप शाह के सरताज ना बन सके तो उसके पैरों की पाजेब बनकर घूमते हैं। आपको ना खानदान की इज्जत का ख्याल है और ना कोई शर्म। 4 दिन बाद बच्ची की शादी होगी तो? अरे चुप! हाँ हाँ, आपके पास कोई जवाब थोड़ी ना होगा अब। हम सब जानते हैं आजकल तुम्हारी उस्तानी कौन है। नरगिस। हाँ? नरगिस ही है ना? बेचारी अपना घर तो बसा नहीं सकी और तुमसे सलाह मशवरा करती है, तुमको राय देती है। खैर, और वो जो तुम्हारे बड़े अब्बा हैं, जिन पर तुम्हें बड़ा गुरूर है, उनकी सारी की सारी अफसरी धरी की धरी रह जाएगी। बस तुम देखती जाओ। और तुम्हारा वो भगौड़ा भाई, क्या नाम है उसका, अब्बास, पता नहीं कहां कहां मारा मारा फिर रहा है। कमाल है। कह देती हूँ, हमारे भाई का नाम अपनी जबान पे भी मत लाइए।
कैसी जाहिल औरत से पाला पड़ गया है तुम्हारा लाडले मियां। अरे तुम्हारी अम्मा ने हमें शादी में जोड़े घोड़े में कुछ रुपया दिया था जो तुमको रानी बना के रखूं मैं। जोड़ा गया खाक में और घोड़ा गया मर। इस बार खतरे वाले मौलवी के यहाँ से ऐसी ताबीज बनवा कर लाऊंगा कि तुम्हारे भाई की मौत की सीधा खबर आएगी मेरे सामने। झगड़ा हमारे और आपके बीच में है, हमारे भाई को बीच में क्यों लाते हैं? हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है? अल्लाह हमारे भाई को सलामत रखे। लाडले मिर्जा वो बला है नसीमा बेगम जिसके कांटे का अभी तक मंतर नहीं बना। हाँ हाँ हम सब जानते हैं। अच्छा, क्या जानती हैं आप? आप चुप ही रहिए, हमारा मुंह मत खुलवाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा अब्बास भाई पर पड़ा है। मैं तो वार ही जाऊं। मेरे भाई का वारिस आ गया। ये तो अब्बास भाई की पूरी शबाहत है। आह आह। नसीमा बाजी, अब रो क्यों रही है? नहीं, मैं रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू। बेटा, मैं तेरी फूफी, मैं बहुत मजबूर हूँ। हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआओं के अलावा। खैर नरगिस, ये बताओ इसका नाम क्या रखा है? हम इसे चांद कह के बुलाएंगे। और हम इसे फैजल बुलाएंगे। जो जैसा चाहे इसे उस नाम से पुकारे। फैजल फैजल। अफजल है। ये बस भाई, आबिद मियां का टेलीग्राम आया है। या अल्लाह, सब खैर हो? सब खैरियत तो है? आबिद ने ईरान में किसी डायना नाम की गोरी मैम से निकाह कर लिया है। इस बात का पता अगर बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू को चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। चाची अम्मा ने तो मोहम्मद हसन की पोती को इमाम जामी बांध कर आई हैं। और तो और पूरे लखनऊ का मुंह मीठा कर आई। बड़े अब्बू ने कितना मना किया उन्हें, फिर वो नहीं मानी। अब्बू की बात अगर हम मान लेते तो आज हमें ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा, हम अफसोस करें या मुबारकबाद दें। अम्मी का क्या है, थोड़ी देर रोएंगी और थोड़ी देर बाद सुहाग के गीत गाने लग जाएंगी और फिर गोरी मैम के कपड़े सिलवाने में मशगूल हो जाएंगी। बस मुश्किल तो चच्ची अम्मा की है। जब चची अम्मा इधर उधर चली जाएंगी तब ये खुशखबरी जाकर अम्मा को सुना देना। और इसमें अफसोस करने की कोई बात नहीं। भाई आबिद ने निकाह कर लिया तो कर लिया। हाँ? चलो भाई, सूरज गुरूब हो रहा है, नमाज का वक्त हो गया। अम्मी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाय हाय, किस बात की मुबारकबाद दिए जा रहे हो? वैसे अगर वजह मालूम हो तो खुशी दुगनी हो जाती है। बहुत खुशी की बात है अम्मी। अच्छा, क्या अहमद की मुलाजमत में तरक्की हो गई है? अरे नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाय हाय, तो फिर कौन सी बात है, बता भी दो। वो आबिद मियां ने ईरान में किसी डायना नाम की गोरी मैम से निकाह कर लिया है। क्या? ये तुम लोग क्या कह रहे हो? हमें इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मी हम मजाक नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है। आबिद मियां का टेलीग्राम आया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। क्या? हाय अल्लाह, हाय आबिद, आबिद ये तूने क्या कर दिया? आबिद, आबिद तो हमारे हाथ से गया। आबिद तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा। हाय आय हाय, क्या हो गया बादशाह बेगम? चाची अम्मा, आबिद तो हमारे हाथ से गया। क्या मर गया? नहीं नहीं चच्ची अम्मा, ऐसी बात नहीं है। आबिद ने शादी कर ली गोरी मैम से।
अम्मी चुप हो जाइए। अरे चुप क्यों हो जाए, हम दोनों मिलकर रोएंगे और खूब रोएंगे। अब चाची अम्मा, लड़की वालों के यहाँ हम मना करने नहीं जाएंगे, आप ही चली जाइएगा, उनको मना कर दीजिएगा और बता दीजिएगा उन्हें कि अब कि अपनी लड़की के लिए अब कहीं और रिश्ता ढूंढने। अम्मी आप रोइए मत, आप तो इत्मीनान रखिए कि आपकी एक बहू गौरी मैम होगी। अरे अहमद, जले पर नमक मत छिड़को। एक काम करो बेटा, मोहम्मद हसन खान के यहाँ तुम ही चले जाओ और कह दो आबिद मियाँ ने रिश्ता कर लिया है अंग्रेज से और आप अपनी लड़की की किसी और से शादी कर दी। चाची अम्मा आप चुप रहिए, आपको ही बहुत जल्दी मची थी। अरे अब्बू ने आपको कितनी बार समझाया, लेकिन आपने उनकी भी नहीं सुनी। अब आप जाइए, आप मना करके आइए, हम नहीं जाएंगे। हाँ कमबख्त मेमों का भरोसा आसमान में पतंगों की तरह डोलती हैं। और ऊपर से माशाल्लाह हमारा आबिद जवान खूबसूरत, मन डोल गया होगा उसका। हाय अल्लाह, हमारा आबिद तो हाथ से चला गया। अरे बादशाह बेगम तुम रो क्यों रही हो? अरे ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? अरे बादशाह बेगम, तुमने जो आबिद मियाँ की दुल्हन के लिए जेवर और कपड़े बनवाए हैं, अब उनका क्या करोगी? है चाची अम्मा, अब करना क्या है? सोच रही हूँ कि वो कपड़े और जेवर उस गौरी मेम के पास पहुंचा दूं। अरे बादशाह बेगम, वो मेम क्या गरारा शरारा पहनेगी? अरे वो तो फ्रॉक पहनेगी, फ्रॉक। है चाची अम्मा, आबिद की दुल्हन फ्रॉक बने हमें कतई अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे अच्छा न लगने से क्या होता है, वो तो जो चाहेगी आबिद मियाँ वही पहनाएंगे। देखिए वो वहाँ जो पहनती हो पहने, पर यहाँ लखनऊ में उसे मुकम्मल कपड़े पहनने होंगे। अरे छोड़ो बादशाह बेगम, आबिद मियाँ इतने लायक होते तो लाल मुंह की बंदरिया ना लेके आते। अरे वो तो फ्रॉक पहन के हजरतगंज भी घूमेगी। चाची अम्मा, हमने जो इतने अरमानों के साथ वो कपड़े और जेवर बनवाए हैं, हम भेज देंगे, फिर चाहे उसकी दुल्हन उसे पहने ना पहने या फेंक दे, हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। अरे बादशाह बेगम, क्यों फेंक दे? अरे खानदानी जेवर है। तुम्हारी शादी में हमारी सास दद्दा हुजूर के जेवर हमने तुम्हें पहनाए थे। चाची अम्मा ठीक है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस हमारा दिल ये चाह रहा है कि हम आबिद की दुल्हन की अमानत जो है बस उसे सौंप दें। ठीक है, भेज दो, चाहे गोरी मेम को भेज दो या काले चोर को। लेकिन एक बात कहूं बादशाह बेगम, आबिद मियाँ खुद मुख्तार हो गए हैं। अरे अपने फैसले खुद लेने लगे हैं। वो क्या एक खत तुम्हें नहीं भेज सकते थे कि हमने इसे पसंद कर लिया है, आप लोग बताएं आपकी मर्जी क्या है? उन्होंने तो आप लोगों को इस काबिल भी ना समझा, पूरे लखनऊ में बदनाम करके रख दिया और अम्मा अब्बा की इज्जत भी गई पानी। आबिद मियाँ ने जो गलती की है ना, वो काबिले माफी नहीं है। अब चाची अम्मा छोड़िए भी, वो औलाद है हमारी, अब उसने अपना फर्ज नहीं निभाया तो हम तो अपना फर्ज निभाएंगे। अरे आबिद ने गोरी मेम का खानदान भी तो नहीं बताया, कबीला भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि वो किस शजरे से है, उसका बाप क्या रोजगार करता है, उसकी माँ किस शजरे से है। तुम्हें इस काबिल भी नहीं समझा कि वो इतना भी बता देता। हाय आबिद, तूने क्या किया? हमारी औलाद कैसी होगी? हमारी नस्ल तो गई। बादशाह बेगम, आबिद मियाँ की औलादें तो होंगी, मगर हिंदुस्तान की तहजीब उनमें नहीं होगी। आदाब लाडले भाई। हाँ आदाब, तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। अरे नसीमा, देखो तो कौन तशरीफ लाया है। जी आई। आदाब नसीमा बाजी। आदाब नरगिस, कैसी हो? जी खैरियत।
और फैजल कहाँ है? वो अम्मी के पास है। इतनी धूप में उसे कहाँ ले आते? धूप तो बहुत तेज हो रही है। आओ बैठो। और नरगिस बेगम, अकेले कैसे हैं यहाँ? हम अकेले नहीं, वहाब भाई के टांगे में आए हैं। वो तो मैं जानता हूं कि आप वहाब के तांगे पर आई हैं, लेकिन यूं अचानक आपके आने का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। आपको समझने की जरूरत भी नहीं है। क्यों ना समझूं? अरे ये मेरी साली भी हैं और सलहज भी। ये कौन सी नई बात है? ये तो सभी जानते हैं कि मैं आपकी सलहज भी और साली भी। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस वक्त मैं कौन सा रिश्ता आपके साथ निभाऊं, साली का या सलहज का? अव्वल रिश्ता तो सलज का और दूसरा साली का। वैसे आप जो रिश्ता निभाना चाहे निभाइए, और सभी जानते हैं आप रिश्ते बड़े अच्छे से निभाते हैं। तो अगर मैं सलहज के रिश्ते से पूछूं कि मेरे साले साहब कहाँ हैं? जहां भी होंगे अच्छे होंगे, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों ना फिक्र करूं, मेरा इकलौता साला है। सभी लोग कहते हैं कि लाडले मिर्जा का अपने ससुराल के साथ ठीक नहीं है, और एक मैं हूं कि अपने साले और ससुराल वालों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहता हूं। हाँ हाँ, वो तो सभी जानते हैं आपको कितनी फिक्र रहती है और क्यों रहती है। अरे भाई तुम्हारी भावज तशरीफ लाई है, इनकी खातिर तवज्जो करो और शाम के खाने का इंतजाम करो। हाँ हाँ। नसीमा, सलहज साहिबा को खाना खाए बगैर जाने मत देना। अरे नहीं नहीं लाडले भाई, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं फैजल को घर छोड़कर आई हूँ, मुझे घर जल्दी जाना है। ठीक है चली जाना, कौन सा रोज रोज आती हैं आप? और वैसे भी मुद्दत बाद तो हमारे घर में आप तशरीफ लाई हैं और खातिरदारी का मौका भी नहीं दे रही। ये क्या बात हुई? क्या आप हमें इस लायक भी नहीं समझती हैं? नहीं नहीं लाडले भाई, ऐसी कोई बात नहीं। आपके शौहर मेरे साले हैं। कहाँ है अब्बास? आप उनका पता बताएंगी मुझे? मुझे नहीं पता। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके ऊपर कि आपको अपने शौहर का पता ही नहीं मालूम। बड़ी बदनसीब हैं आप। शादी तो कर ली आपने, लेकिन शौहर का सुख क्या होता है ये ना जान पाई।